हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका त्यागी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन। और ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने आर्टिकल नंबर 14, 15 पढ़ लिया है। 16 में देखते हैं। 16 में मैंने आपको बता दिया था कि 16 में हमने बात की थी रोजगार की, कि रोजगार में समान अवसर मिलेंगे सभी को, किसी के साथ कोई भी जाति, लिंग, जन्म का स्थान या फिर निवास के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 हमने 3 पढ़ लिए थे। 16 का अपवाद क्या था? 16 का अपवाद ये था कि संसद जो है कानून बनाकर किसी पर्टिकुलर के लिए रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है और दूसरा राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 की देखिए, ये सब है आर्टिकल नंबर 16 के अपवाद दे रखे हैं, आप इनको एक बार देख लेना। आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत का अंत है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत। ठीक है, मैं आपको बताया था कि जो आपको केवल क्या याद रखना है, आपको केवल की पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, हर एक आर्टिकल के आपको की पॉइंट्स याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो 1976 में 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम, इसको अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और उसको जो नया नाम था वो क्या रखा गया? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में इसको नया नाम क्या दिया गया है? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम दिया गया है। इसके बाद फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? 18 में है। ठीक है, इसमें आप जो भी पहले से 4 प्रावधान है क्या, कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कि जो राज्य है वो केवल सेना या विद्या संबंधी सम्मान देगा, इसके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा ये है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट क्या है? कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद के धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी विदेशी राज्य से हमें कोई उपाधि लेनी तो पहले हमें राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। फिर है 4th के राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से कुछ। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 तक क्या था? समानता का अधिकार था। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी आता है क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वद आपात संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में घूमने या फिर बस जाने का अधिकार है, कोई भी वृत्ति, व्यापार या फिर कारोबार करने का अधिकार है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आर्टिकल 19 में पहले 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या। कहने को तो एक लाइन है ये कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है क्या? वाक मतलब भाषण और अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, विचार। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? ठीक है, कौन कौन से आते हैं? देखिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आता है? वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मतलब यानी कि देखो, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं कि किसी भी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, या फिर सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए। शांति का अधिकार, जैसे इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, और
तो ये सब हमारा ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है, तो जिसमें से जो मेनली क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस समय जो कानून था उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो भी अपराध कर रहा है उस समय जो कानून था उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलती है। बाद में अगर कोई नया कानून आता है तो नए कानून के तहत सज़ा नहीं दी जाएगी। अर्थात कोई भी कानून जो है पूर्व की तिथि से लागू नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अब क्या है यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे 2 पॉइंट्स और आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया है तो उसको 2 सज़ा नहीं दी जाएंगी। मतलब एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाती है, 2 सज़ा नहीं दी जाएंगी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? जैसे झूठ बोलने वाली मशीन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये सब जो है यहाँ पे क्या है, अब देखो जो झूठ बोलने वाली मशीन थी और ये सब जो है हमारे बैन हो चुके हैं, है ना। पहले शायद एक सीरियल भी आता था उसमें, बट अब वो बैन हो गया है। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर, या फिर अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, है ना, रक्त जांच की अनिवार्यता, इस प्रकार की जो कुछ या फिर किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता, महिला और देश के खिलाफ अपराध, कुछ क्या यहाँ पर अपवाद आते हैं। अब देखते हैं एक बार। तो ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 20 में हमने क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो उस समय कानून था उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलती है, और एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं मिलेंगी, और किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने किस में देखा? आर्टिकल नंबर 20 में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 21 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर कौन कौन से स्वतंत्रता आती हैं। अब देखो, कहने को यहाँ पे 3 शब्द है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसके अंदर कौन कौन से स्वतंत्रता आती हैं? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। ये सब हमारे क्या है, ये हमारे मूल अधिकार में आते हैं। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना, प्राइवेसी जो होता है, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी इसके भी विरुद्ध अधिकार है ये भी, ठीक है, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में। विदेश यात्रा करने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये सब आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा कोई टफ नहीं है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, ठीक है, ये सब देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, नॉर्मली जो पूछते हैं इसमें से वो ये पूछते हैं विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, शयन का अधिकार, सोने का अधिकार, अगर पता है अगर कोई व्यक्ति अगर वो सो रहा तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि वो उसके किस में आता है, मूल अधिकार में आता है। ठीक है, एक ये विद्युत बिजली का अधिकार, ठीक है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, ये सब देख लें जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 21 कै में घोषणा की गई है कि जो राज्य है वो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा।
ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 21 क्या में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह आता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव में सहायता लेने का भी अधिकार है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है इसके अंतर्गत कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने शामिल होने का अधिकार है। तो 3 पॉइंट आता है इसके अंदर, क्या कि कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उससे कारण जानने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उसे बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार कर लोगे, नहीं, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव में सहायता लेने का अधिकार है। और तीसरा कि गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने शामिल होने का अधिकार है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। अब देखिए, ये आप ना इनको मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बट हाँ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और एग्जाम्स में उसी में से ही आता है जो मेन पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली बात है, और इस बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ये भी है। IAS PCS की जो तैयारी करते हैं वो बच्चे जो हैं वो इस बुक को रेफ़र करते हैं, लक्ष्मीकांत को। अब देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल नंबर 23। क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं आपके, आर्टिकल नंबर 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 और 24। आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार या फिर बलात्श्रम का निषेध, इस पर प्रतिबंध लगाता है कौन, आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मानव दुर्व्यापार या फिर बेगार बलात्श्रम या फिर और इस प्रकार के जो अन्य बलात्श्रम हैं, कौन लगाता है, कौन प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है कि अच्छा पहले तो दुर्व्यापार का मतलब क्या है, इस शब्द में कौन कौन सा शामिल है कि पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद बिक्री, महिला और बच्चों का अनैतिक व्यापार। ठीक है, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी और दास। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि दुर्व्यापार का मतलब क्या है। उसके बाद बेगार का मतलब ये है कि बिना परिश्रम के काम कराना, मतलब किसी से आप काम करा रहे हो और उसको आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो, तो वो बेगार का मतलब है। तो ये किस में आता है, ये एक तरीके से शोषण होता है, मानव दुर्व्यापार या फिर बेगार, इसके अंदर ये इसका क्या है, प्रतिबंध लगाता है कौन, आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है, अच्छा बलात्श्रम का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम, तो ये किसके अंतर्गत इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है, आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, और देखो बलात्श्रम का मतलब ये नहीं है कि केवल किसी व्यक्ति को जो है आप, देखो बलात्श्रम के अंतर्गत ये भी शामिल होता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप मतलब न्यूनतम मजदूरी से भी अगर आप कम पर काम करा रहे हो तो वो भी क्या है, एक अपराध ही एक तरीके से। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है कि किसी फैक्ट्री, खान या फिर अन्य परिसंकटमय गतिविधियां जैसे निर्माण कार्य, रेलवे, उनमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है। ठीक है, ये कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24। ठीक, अच्छा जो खतरनाक व्यवसाय हैं उसमें 14 से 18 वर्ष, उसमें 18 वर्ष से जो खतरनाक व्यवसाय होते हैं उसमें 18 साल से, मतलब 14 से 18 वर्ष के भी बच्चे भी काम नहीं कर सकते, मतलब 18 वर्ष से ऊपर के ही काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये देख लीजिए कि बाल श्रम संशोधन 2016, बाल श्रम निषेध व विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया है। इसमें मूल अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। ये कर लें, ये इसको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। संशोधन अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषेध करता है। पहले ये निषेध 18 व्यवसाय एवं 65 प्रक्रियाओं पर लागू था। पुनः संशोधन अधिनियम किशोरों 14 से 18 वर्ष की आयु को कतिपय खतरनाक व्यवसाय, जो मैंने बताया कि वो जो बहुत ज़्यादा खतरनाक व्यवसाय हैं उसमें
क्या है, 18 साल से ऊपर के बच्चे काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28। इसके लिए, इन आर्टिकल के लिए आपको कीवर्ड याद रखना है कि धर्म कीवर्ड याद रखना है आपको। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण धर्म के आधार रूप के मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण नहीं करा जा सकता, है ना। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी धर्म मानो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी दूसरे इंसान का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, वो एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है कि जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कि आप जो है, अच्छा एक चीज़, हाँ पहले एक चीज़ और देख लीजिए इससे पहले कि आर्टिकल नंबर 25 में ये क्वेश्चन ना बहुत पूछते हैं कि जो सिख होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं, और मतलब कृपाण धारण करके चलना वो किसके अंतर्गत आता है ना। तो वो आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत आता है। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला आर्टिकल नंबर 25 में 2 व्याख्याएं की गई है। पहला, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरा, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। मतलब अगर जहाँ पे हिंदू की बात कर रहे हैं वहाँ पे सिख, जैन, बौद्ध आते हैं। और ये जो मतलब मेन पॉइंट मैं कहना चाह रही हूँ कि जो कृपाण धारण करके जो सिख लोग चलते हैं, धारण करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? वो उनका अपनी मर्ज़ी के, भाई वो अपना धर्म है उनका, वो कैसे ही मतलब अपना उसको प्रचार प्रसार करें, उनका पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकते वो। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है कि जो धार्मिक कार्य है उनकी प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 26 देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 26 देता है। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में आपको भाई आपसे कहे कि भाई नहीं, इस धर्म में आपको ज़बरदस्ती आपको कुछ कर देना है, या फिर आपको कुछ इसमें अंदर मतलब आपको मतलब कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता इस चीज़ में। ठीक है, या दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 27 के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 28 की। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि राज्य जो है निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, लेकिन ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन या तो राज्य कर रहा है, मतलब प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्थापना है उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है, तो वहाँ लागू नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, देखो आर्टिकल नंबर 20 एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। आर्टिकल नंबर 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यह व्यवस्था जो है वहाँ पर उन संस्थानों में लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना जो है किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है, तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगी। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 29। अब देखो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन कौन से इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30। ठीक है, 29 और 30। कहने को तो यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी आपको लगेगा, बट नहीं, यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात की गई है। यहाँ पर अल्पसंख्यक, तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 के लिए आप कीवर्ड याद रखोगे अल्पसंख्यक। आर्टिकल नंबर 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षा रखने का अधिकार है। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण होगा। आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। कौन देता है ये? आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 पर आएंगे। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 32 पर आएंगे अब हम। अब देखिए आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल नंबर 32 एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मूल अधिकारों का संरक्षण है ना, मूल अधिकारों का संरक्षण है। मतलब ये कहता है आर्टिकल नंबर 32 कि अगर जो भी हमारे मौलिक अधिकार है, अगर उनका वॉयलेशन होता है ना, अगर उनका वॉयलेशन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 लागू होता है, आर्टिकल नंबर 32 लागू होता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो मूल अधिकारों का संरक्षण किसके अंतर्गत है, किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 32 का। ठीक है, और इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। तो अब देखिए ये कुछ हमने बहुत मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि एग्जैक्टली कि किस आर्टिकल के अंतर्गत कौन सी बात की गई है। आप लोग इनको ना लिख लीजिएगा। इसकी मैं ये लक्ष्मीकांत बुक है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप नेट से अगर आपको PDF मिल जाती है कहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने उनका केवल स्क्रीनशॉट लिया, अदरवाइज़ बहुत लंबा चैप्टर है ये। और लक्ष्मीकांत अपना में काफ़ी मोटी बुक आती है और बहुत अच्छी बुक में मानी जाती है। नॉर्मली जो IAS की तैयारी करते हैं वही बच्चे पढ़ते हैं, इनको रेफ़र करते हैं। मैंने लेकिन इसलिए जो मेन पैराग्राफ है उन्हीं का स्क्रीनशॉट लिया है और इसकी मैं आपको PDF दे दूँगी, है ना, इसकी आपको PDF मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।